नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाक। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फर्रुखाबाद। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के ऐसे 50 प्रश्नों की जो आपको चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, इस जो हमारी सीरीज है इसमें से 2-3 नंबर या 2-3 प्रश्न आपको ज़रूर ही फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा होता है कि रसायन विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। ये वाला हमारा देखिए आप, ये पहला प्रश्न हो जाएगा कि रसायन विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पहला हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केमिकैटिंग। जी हाँ, केमिकैटिंग। इसे आप 3 बार कॉपी पे लिखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। जब बात आती है रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है इसकी भी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो ये रसायन विज्ञान कार्बनिक और अकार्बनिक 2 भागों में बांटा गया है। अब प्रश्न 2 की ओर चलते हैं और जानेंगे कि जो गैस ठोस होते हैं हमारे, उनको अगर गैस बनाना है तो किस क्रिया के अंतर्गत बनाया जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ठोसों को गैस बनाने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। अब बात आएगी प्लाज्मा की खोज किसने की थी। ये बहुत ही, आप यहाँ पे स्टार बना लीजिएगा। ये प्लाज्मा की जो खोज है, ये तीसरा प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्लाज्मा की खोज की थी कुक्स ने। अब चौथा है हमारा कि वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है। जी हाँ, वायुमंडल में पूछा गया है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो होती है 0.14% होती है। ये बहुत ही कम किताबों में मिलता है। अब बढ़ाते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न में बताया गया है कि वायुमंडल में लोहे की मात्रा कितनी है। जी हाँ, वायुमंडल में लोहे की मात्रा कितनी है। तो लोहे की मात्रा हमारी हो जाएगी 0.004%। जी हाँ, 0.004%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 मोलर की मात्रा कितनी होती है। जी हाँ, 1 मोल की मात्रा होती है 6.022 इंटू 10⁻24। ठीक है, अब ये वाला हमारा छठा प्रश्न हो गया। अब जब बात करेंगे मोल की, तो मोल को मात्र कब माना गया। ऐसा तो नहीं है कि ये शुरुआत से हो, इसलिए मोल को मात्र कब माना गया, ये प्रश्न हमारा बन जाता है कि 1967 में मोल को मात्रक माना गया। पाउली का अपवर्जन नियम कब दिया गया। जी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप ध्यान रखिए पाउली ने अपना जो अपवर्जन का नियम है वो कब दिया था। ठीक है, पहला प्रश्न तो इसमें यही बन जाता है कि पाउली का अपवर्जन नियम किसने दिया था। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि पाउली ने जो अपवर्जन नियम दिया था वो कब दिया था। इसमें 2 प्रश्न बन गए हमारे, इसलिए 1925 का राइट आंसर है। अब बात आएगी 9 की। मेंडेलीव ने आवर्त सारणी, सबसे पहले तो प्रश्न हमारा यहीं से उठेगा कि आवर्त सारणी किसने दी। अब जब मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई तो वो कब बनाई, तो इसके लिए 1869 सही जवाब हो जाएगा। अब बात आएगी विद्युत ऋणात्मकता कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है ये आयनिक इलेक्ट्रॉन घनता बटे 5.6, ये वाला हम सूत्र लगाएंगे और आयनिक ऋणता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब 11वें प्रश्न की ओर जाते हैं कि सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व हमारा कौन सा होता है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चाहे कोई भी परीक्षा हो, आईआईटी हो, नीट हो, सभी परीक्षाओं में ये आता है। इसलिए दोस्तों इसे बड़े प्यार से देखें और इसे याद कर लें कि सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। तो इसके लिए क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ रहे हैं अपने आगे। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत साधारण प्रश्न, सबको मालूम होता है एस्टिक अम्ल। संतरे में ये भी सादा प्रश्न है, टमाटर में ये भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आएगी कि अम्ल कौन सा आयन देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आईआईटी और नीट के एग्जाम में कई बार पूछा चुका है कि अम्ल क्या देते हैं। तो अम्ल हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, आप क्षार भी तो कुछ देते होंगे ना। तो ठीक है, अम्ल का स्वाद पहले जान लेंगे, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल तीखे और खट्टे होते हैं, और ये जो हमारे क्षार होते हैं ये H2O आयन देते हैं, यानी कि जल देते हैं। ठीक है,
अब बढ़ाते हैं अपने आगे प्रश्नों को। ठीक है, अब बात आएगी समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। ये बहुत कम किताबों में दिया गया होता है, इसलिए इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि समुद्री जल का मान क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। सबसे पहले तो ये हम जान लेंगे कि अम्ल जो होते हैं उसका मान समुद्री जल में कितना होता है। तो ये क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से जो मान ऊपर होता है पीएच मान, वो सब क्षारीय में आते हैं, और जो 7 से नीचे वो उदासीन में, और जो 7 आता है वो हमारा उदासीन में आ जाता है। इसलिए 7 को हम जानेंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अब हमारी बात करेंगे सवाल नंबर 19 की। तो सवाल नंबर 19 में बताया गया है कि लार का पीएच मान क्या होता है। ये हमारे जो मुंह से निकलती हैं लार ग्रंथियाँ, ये 3 प्रकार की होती हैं। इसे बाद में बताएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप इसे जान लीजिए लार में पीएच मान कितना होता है। तो ये हो जाएगा 6.5। अब दूध में जान लेंगे, दूध भी हमारा 6.4, और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब नींबू की बात आएगी, नींबू का पीएच मान होता है 2.2, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। शराब तो आपको ध्यान ही रहेगी, क्योंकि आप रोज़ पीते होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ना पिए, यही मेरी सलाह है, 2.8। अब जान लेंगे सिरके में। जी हाँ, अभी देखिए वो लिखा हुआ आएगा अभी सिरके में। ठीक है, तो सिरके में जो पीएच मान होता है वो होता है 2.4। ये अम्लीय होता है, आपने देखा होगा, चाक के देख लीजिए, ये खट्टा होता है। अब पीएच जब मान की बात आएगी तो पीएच मान कब दिया गया और किसके द्वारा दिया गया, ये प्रश्न भी हमारे 2 है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए पीएच मान का सोरेनसन ने कब दिया था तो सोरेनसन ने 1919 में मान बताया था कि पीएच मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब सवाल नंबर जब 25 की बात आएगी तो विलेयता कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि किसी पदार्थ की विलेयता कैसे ज्ञात करते हैं। तो विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा और गुणे 100, यानी कि 100 हो जाएगा। जैसे इसे ए मान लें विलेय की मात्रा को, और विलायक की मात्रा को बी मान लें, और इसे 100 कर देंगे। इस प्रकार से हमारा प्रश्न तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। तो ये एक बहुत ही सरल प्रश्न है, 10 की पावर -3 म्यू से, और 10 की पावर -5 म्यू होती है। अब बात आएगी 27 नंबर प्रश्न की कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 2.417 हीरे का अपवर्तनांक होता है। ये काफ़ी प्रश्नों में पूछा जा चुका है। अब पीट कोयला जो सबसे बेकार कोयला माना जाता है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो जान लेंगे पीट कोयले में कार्बन की संख्या मात्र 50% से 60% के मध्य ही होती है। लेकिन इसके साथ ये भी तो जानना पड़ेगा कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा कोयला है वो एंथ्रेसाइट माना गया है। एंथ्रेसाइट कोयले में आप कहेंगे कितने प्रतिशत कार्बन होता है, तो इसमें 90 से 95% कार्बन होता है। अब जो हम सिगरेट रोज जलाते हैं, और सिगरेट के लाइटर में जो गैस डाली जाती है, उसको भी तो जानना मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम ये जानेंगे कि सिगरेट के लाइटर में जो प्रयुक्त गैस होती है वो होती है हमारी ब्यूटेन। अब आएगी बात 31 नंबर प्रश्न की। तो हम जानेंगे कि सबसे हल्की ब्रह्मांड में जो हल्की धातु है, अभी तक जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है उस आधार पर, तो वह कौन सी है, वो लिथियम। और सबसे भारी जो धातु है वो है हमारी, और इसमें सवाल नंबर 32 भी हमारा पूरा हो जाएगा। अब सबसे कठोर तो वैसे हीरा माना जाता है, लेकिन इसमें अब बात आएगी धातु की, तो धातु हमारी क्रोमियम हो जाएगी। यहाँ से आपके 33 सवाल पूरे होते हैं। अब चलते हैं हमारे आगे प्रश्नों पर। अब आएगा हमारा 34वां प्रश्न। तो गैस का जो फ्लास्क बना होता है, यानी कि बनाने में किसका प्रयोग करते हैं गैस के फ्लास्क को, तो हो जाएगा हमारा धातु मल। जी हाँ, धातु मल। अब लोहे को जंग से बचाने, जैसे आपने किसी जो लोहा होता है उस पर आप देखते हैं
कि उस पर पेंट कर दी जाती है। तो उस पेंट को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं एसिड लेपन। ठीक है। अब जब बात आएगी कि टंगस्टन को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, जैसे हाइड्रोजन को एच से कर दिया, कार्बन को सी से कर दिया, उसी प्रकार से टंगस्टन को किस प्रकार करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा W। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हाइड्रोजन में एच से शुरू होता है तो एच रख दिया, कार्बन में सी से शुरू होता है सी रख दिया, लेकिन ये टी से शुरू हो रहा है, यहाँ पे W आ रहा है। तो बेरिलियम किसका अयस्क है, ये हमारा 37वां नंबर प्रश्न हो जाएगा। बेरिलियम होता है वो बेराइल का अयस्क होता है। अब बात आएगी आतिशबाजी, तो आपने देखी होगी, और उसमें कौन सा कारण होता है कि उसमें लाल रंग निकल के आ जाता है, तो इसका कारण होता है स्ट्रोंशियम। इसे बहुत लिख लीजिए अपनी कॉपी में, स्ट्रोंशियम होता है जिसके कारण लाल रंग निकलता है। अब बात आएगी यूरेनिल पोटेशियम किसका अयस्क है, इसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, लेकिन कार्नोटाइट का एक अयस्क बताइए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा यूरेनिल पोटेशियम कार्नोटाइट का अयस्क हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी होती हैं, उत्कृष्ट धातुएं वे होती हैं जैसे हो गया है Ag, प्लेटिनम हो गया है और मरकरी हो गया। ये तीन जो हमारी धातुएं हैं ये उत्कृष्ट धातु के रूप में जानी जाती हैं। अब गैलियम जो धातु होती है वो क्या होता है कि वो कमरे के ताप पर पिघलती है और कमरे के ताप पर जम जाती है, जैसे कि मरकरी भी होती है। अब बारूद में जो चारकोल की मात्रा होती है आमतौर पर वो कितनी होगी, 15%। यहाँ पर 15/100 का मतलब हो जाएगा हमारा परसेंट से, यानी कि 100 में 15% चारकोल भरा हुआ है। अब बात आएगी गंधक की, तो उसमें 10%। अब पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा हमारा 75%। इस प्रकार से हमारा पूरा 100 हो जाएगा। अब बात आएगी हार्न सिल्वर, ये तो आपने नया नाम सुना होगा। हार्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो हार्न सिल्वर का रासायनिक नाम होता है AgCl। क्या होता है, AgCl। ठीक है। फोटोग्राफी में जो उत्पन्न पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो फोटोग्राफी में हमारे सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। अब बात आएगी ग्रेफाइट क्या है, जी हाँ, ग्रेफाइट क्या है, तो ये हमारा एक ठोस है, वो भी सहसंयोजक है और ये विद्युत का सुचालक है। अब धातु न्यूनता वाला दोष सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, ये हमारा लगभग तीसरा प्रश्न, लास्टवा प्रश्न है, तो ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। अब बात आएगी अशुद्ध जल या शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, ये IIT 2020 में भी पूछा जा चुका है और नीट 2021 में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अब बात आएगी विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे वीडियो को चाहे आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन आप पढ़ते रहें। जय हिंद जय भारत।